नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल डी स्टार्ट करने वाले हैं और मॉड्यूल डी में जो पहली यूनिट है, चैप्टर नंबर 29 है, यूनिट नंबर 29 है। ये फ्रेंड्स जो है अबाउट फाइनेंशियल मार्केट है। तो हमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करनी है। ये पार्ट 1 है हमारा। लगभग 3 पार्ट में ये चैप्टर कवर होगा। ये जो लेक्चर है डिटेल का है, तो हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पहले हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ है इसके बारे में भी समझेंगे, और कौन-कौन से सेगमेंट हैं फाइनेंशियल मार्केट के वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बातें भी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये सारी बातें फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो जेईबी का एग्जाम होता है फ्रेंड्स, सीआईबी के मुकाबले सरल होता है, लेकिन फिर भी सीआईबी का रिजल्ट जेईबी के मुकाबले अच्छा है। अगर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे आईआईबीएफ की तरफ से, तो ज़्यादा सफल कैंडिडेट जो है सीआईबी में होते हैं जेईबी के मुकाबले। ऐसा ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि जेईबी में लोग कम पास होते हैं और सीआईबी में क्यों ज़्यादा पास होते हैं। तो अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ें, चीज़ों को समझें, तो बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है। ठीक है? अब देखो, आईआईबीएफ का उद्देश्य क्या होता है? ये जानना कि क्या आपको नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है? तो आईआईबीएफ क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? जहाँ पर डाउट्स बनते हैं या जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से क्वेश्चंस वो उठाते हैं। जैसे हम यहाँ पर बीच-बीच में मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जेनेरिक बातें, जेनेरिक मतलब कि कॉमन सी बात है, जिससे क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि तभी हमारा पूरा पैराग्राफ, यानी कि पूरी एक सेंस निकल करके तभी आता है जब हम उसको पढ़ें। ठीक है? तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? एनी फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम अगर है तो उसमें 3 चीज़ें होंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगी, जैसे बैंक, एनबीएफसी वगैरह हो गई। फाइनेंशियल प्रोडक्ट होंगे, जैसे एफडी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और एक फाइनेंशियल मार्केट भी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ों से मिल करके हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। अब यहाँ पर इसको मैंने रेड में रखा हुआ है कि क्वेश्चन भी बन सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम में क्या चीज़ें होती है? 3 चीज़ें कौन-कौन सी होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके? व्हाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया फ्रेंड्स। ओके? प्रोवाइड द बेस फॉर कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, द प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये बोलते हैं कि देखो, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक और एनबीएफसी हैं, अगर ये मौजूद रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कमर्शियल पेपर हो गए, एफडी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, अगर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, तो ये बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं। किस चीज़ का? बेस बनाते हैं, ताकि जो वेल्थ है, जो धन है, पैसा है, वो ट्रांसफर हो सके कहाँ से? सेवर से। सेवर का मतलब जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो सेव करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा करके रखे हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा करके रखते हैं, उनसे ट्रांसफर होकर के ये वेल्थ कहाँ जाती है सर? इन्वेस्टर के पास जाती है। इन्वेस्टर कौन है? फर्म होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, आपके जो कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म वगैरह हो सकती हैं, ये लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगा करके फर्दर जो है फैक्ट्री वगैरह डालते हैं और पैसे कमाते हैं, उन्हें इन्वेस्टर बोला जाता है। ओके? तो आपकी जेब से पैसा निकाल करके इन्वेस्टर की जेब में पैसा पहुँचाने में कौन मदद करता है? बैंक, एनबीएफसी वगैरह, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने ट्रेजरी बिल खरीद लिया, टी बिल बोलते हैं, या फिर आपने कमर्शियल पेपर खरीद लिया, या आपने एफडी बनवा ली, तो वो पैसा आपका कहाँ चला जाता है? आपकी जेब से निकल करके इन्वेस्टर की जेब में चला जाता है। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के होने से बात नहीं बनेगी। ये प्रक्रिया तभी कंप्लीट हो सकती है जब फाइनेंशियल मार्केट भी मौजूद हो। क्या मौजूद हो? फाइनेंशियल मार्केट भी मौजूद हो। तो मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ये कहना आखिर क्या चाहते हैं। ओके? टिपिकली अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टुगेदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ इन्होंने बताया कि भाई मार्केट किसे कहेंगे। हमने यहाँ बात की किसकी? कि फाइनेंशियल मार्केट होनी चाहिए, और हम पढ़ भी रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो सवाल ये है कि मार्केट होती क्या है पहले, फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ये हम बात करेंगे। तो फाइनेंशियल मतलब मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर दो लोग इकट्ठा होते हैं और फिर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, उसे ही मार्केट कहा जाता है। जैसे आप गांव में या शहरों में बाजार में चले जाते हैं, आपने 100 रुपए दिए, बदले में 5 किलो आलू आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से ले ली, तो ये क्या है? मार्केट है। बराबर? जहां पर दो पार्टियां इकट्ठा होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 पार्टियाँ इकट्ठी होनी चाहिए, ताकि जो है गुड्स और सर्विसेज़ का एक्सचेंज हो सके, अदला-बदली हो सके। उनको रुपए मिले, हमको जो है आलू मिली,
हो गया एक्सचेंज, ठीक है। द टर्म मार्केट एज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी यूजेज। अब ये बोलते हैं कि भाई जो मार्केट शब्द है, हमने बोला मार्केट, तो मार्केट मतलब हम यही समझते हैं कि बाजार में जाएंगे आलू खरीदेंगे, हमारे दिमाग में यही बन करके आता है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट यहाँ पर मार्केट टर्म यूज करते हैं, ये ऑर्डिनरी यूज से अलग है, ये अलग है। ये कैसे अलग है समझते हैं। इट डज नॉट मीन, यानी मार्केट का मतलब ये नहीं है लिटरली द फिजिकल प्लेस इन व्हिच कमोडिटीज आर सोल्ड आर परचेज, जैसा कि गांव की मार्केट में होता है। मतलब इनका मतलब है कि अगर हमने मार्केट शब्द का यूज किया तो ये ना समझ जाना कि गांव में एक मार्केट लगी हुई है, कोई फिजिकल प्लेस है जहां पर जमीन पर लोग बैठे हुए हैं और सब्जी को बेच रहे हैं, कमोडिटी को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। नहीं, इसका मतलब लिटरली ये मतलब नहीं होता है। ओके, नार डज इट मीन्स, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है द स्टेज दैट अ कमोडिटी पासेस थ्रू बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। और मार्केट का मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी कमोडिटी है वो प्रोड्यूसर यानी जहां से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, वहां से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने के दौरान जिन जिन स्टेजेस से गुजरती है उसको भी हम मार्केट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजों को मना किया कि मार्केट का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल प्लेस है, गांव की बाजार है, उसको भी नहीं मानेंगे। और जैसे मान लीजिए हमने गन्ना प्रोड्यूसर हो गया, किसान ने गन्ना प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो मिल में गया, मिल में प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होकर के चीनी बनी, तब चीनी आपके पास आती है। ठीक है, तो ये जो इतनी पूरी प्रक्रिया हुई कि यहाँ से लेकर के वहां तक जो है गन्ने से लेकर के और चीनी बनने तक की प्रक्रिया के दौरान जो स्टेजेज हैं इनको भी हम मार्केट नहीं कहते हैं। तो मार्केट है क्या? तो इनके हिसाब से मार्केट का मतलब असली ये है, इंस्टेड इट रेफर्स टू एन अब्स्ट्रैक्ट वे टू द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कमोडिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइस। तो इनके हिसाब से मार्केट का मतलब एक अब्स्ट्रैक्ट तरीका होता है जहां पर ट्रांजेक्शंस जो है द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ कमोडिटी की जाती है। कमोडिटी यानी किसी सामान का, कमोडिटी मतलब सामान, गेहूं, चावल, धान, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोई भी चीज, सोना, चांदी, ये सारी चीजें कमोडिटी में आती है। ठीक है, तो कमोडिटी के परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन अब्स्ट्रैक्ट वे में अगर होती है फ्रेंड्स, तो उसे हम मार्केट कहते हैं। और यहीं पर ही उसका फॉर्मेशन ऑफ प्राइस होता है, मतलब प्राइस डिसाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइस मतलब प्राइस कमोडिटी का डिसाइड होता है, तो उसे फ्रेंड्स मार्केट बोला जाता है। अब्स्ट्रैक्ट वे का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए बोलते हैं कि मतलब अब्स्ट्रैक्ट तरीके से कैसे समझें हम आपको। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको देखा ना गया हो एक तरीके से, जैसे खुदा को जो है किसी ने देखा नहीं है। देखिए उनकी जो है कोई मूर्ति या कुछ ऐसा शेप नहीं होता है, हम जो है अननोन मतलब एक मानते हैं कि हाँ खुदा है और उसकी पूजा मतलब उनकी वर्शिप करी जाती है उस हिसाब से। तो ये अब्स्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, जैसे कबीर पंथ के लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि निरंकार, निरंकार शब्द यूज होता है ना, तो वही अब्स्ट्रैक्ट है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज मौजूद हो, जो यहाँ फिजिकल प्लेस वगैरह की बात हो रही है ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट तरीका मतलब जैसे मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हूँ और बेचने वाला अपने कंप्यूटर पर बैठा है, कोई ऐसी मार्केट जैसा सीन नहीं है, मैं यहाँ से खरीद रहा हूँ, वहां से बेच रहा है, ऐसा चल रहा है अब्स्ट्रैक्ट तरीके से। तो दैट इज मार्केट, यहाँ पर जो कहने का मतलब है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी बातें। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनने के चांस नहीं, वो पहली लाइन थी, जो पहली लाइन थी सर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पहली लाइन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन ये सब बातें हमें समझना भी जरूरी है कि भाई मार्केट क्या होता है, तब जाकर के हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझ सकते हैं। अब अगर इसको ना पढ़ा जाए तो आपको चीजें समझ में थोड़ा कम आएंगी। पढ़ तो आप लोगे लेकिन फिर वो रट्टाफिकेशन जैसा, रट्टा मतलब मगिंग जैसा हो जाए कि हाँ रट लो और काम आ जाएगा। ठीक है, यूज्ड इन दिस वे द टर्म रेफर टू द काउंटलेस डिसीजन मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी यानी सप्लाई साइड ऑफ द market and consumers of the commodity यानी demand side of the market which taken together determine the price of the commodity। तो बोलते हैं कि अगर इस तरीके से जो abstract way में हमने जो है कमोडिटी की ट्रांजेक्शन की बात की है, उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो क्या होता है, जो मार्केट होती है, मार्केट का मतलब होता है कि काउंटलेस डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत सारे अनंत डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? प्रोड्यूसर द्वारा, जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कमोडिटी मतलब मान लीजिए कोई आलू प्रोड्यूस कर रहा है, किसान है, वो आलू प्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारे किसान हैं, उनके द्वारा बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो आलू के प्रोड्यूसर द्वारा, और हम कंज्यूमर हो गए यानी हम आलू खरीद करके खाते हैं, तो हम पोटैटो के कंज्यूमर हो गए, कमोडिटी के कंज्यूमर हो गए। ठीक है, तो इनके द्वारा जो क्या नाम है, न्यूमरस काउंटलेस डिसीजंस लिए जाते हैं फ्रेंड्स, उसी को ही मार्केट के तौर पर रेफर किया जाता है, मार्केट कहा जाता है।
जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनको फ्रेंड जो है सप्लाई साइड माना जाता है। सप्लाई साइड क्यों? क्योंकि आलू की सप्लाई कौन करेगा? किसान करेगा, जिसने प्रोड्यूस किया, जिसने आलू पैदा किया, जिसने पोटैटो पैदा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कंज्यूमर साइड को क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। डिमांड क्यों बोलेंगे कंज्यूमर साइड को? क्योंकि हमें डिमांड होती है, भाई हमको आलू चाहिए, मुझे 1 क्विंटल आलू चाहिए, मुझे 10 किलो आलू चाहिए, मुझे 5 किलो आलू चाहिए। तो दैट्स वाई कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी को डिमांड साइड में रखा जाता है। और इन दोनों को, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को एक साथ रखा जाए तभी प्राइस डिसाइड होता है किसी कमोडिटी का। किसी कमोडिटी का प्राइस इन दोनों की सहायता से ही मिलकर के डिसाइड होता है। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे कोई चीज ज्यादा रहती है तो उसका भाव घट जाता है, कोई चीज कम रहती है तो उसका भाव बढ़ जाता है। जैसे प्याज की कमी हुई बीच में, काफ़ी पहले की बात है, प्याज की कमी हुई, दिल्ली की सरकार हिल गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्याज 200 रुपए किलो पहुँच गई। अब आदमी 200 रुपए किलो में, भई एक आम आदमी 200 रुपए किलो की प्याज नहीं खाएगा, वो अवॉइड करता है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मतलब अगर कोई चीज़ की कमी है, प्याज कम हो गई, तो दाम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कम है भाई, दाम बढ़ेगा ही। जैसे कोविड के समय पे ऑक्सीजन के सिलेंडर 1-1 लाख रुपए के बिके। क्यों 1 लाख का बिक रहा है? क्योंकि है ही नहीं, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत है, हर कोई पैसे लिए खड़ा हुआ है। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। यही डिटरमाइन करता है प्राइस को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करेंगे भाई कि अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। हमने मार्केट समझा, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट होती है जहां बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट and at prices that are determined by the forces of demand and supply by a procedure known as प्राइस डिस्कवरी। तो इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केट भी एक बाजार ही है, एक मार्केट है, लेकिन यहां पर बायर और सेलर क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं क्या? मनी को, पैसे को, कमोडिटी, गेहूं, चावल, सोना, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल वगैरह हो गई, एफडी वगैरह हो गई, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, यूरो, ये सारी चीजें, और डेरिवेटिव्स वगैरह। डेरिवेटिव क्या होता है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, अभी बस समझ लीजिए कि डेरिवेटिव वगैरह ट्रेड किए जाते हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या बेचा और खरीदा जाता है? आलू, गेहूं, आलू बिल्कुल भेज सकते हैं भाई। ये देखो फाइनेंशियल मार्केट में कमोडिटीज जाते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मनी का, कमोडिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, फॉरेन एक्सचेंज का, डेरिवेटिव का ट्रेड होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? डेरिवेटिव का ट्रेड होता है। एट लो कास्ट होता है भाई। अगर ट्रेड हो रहा है तो लो ट्रांजेक्शन कास्ट पर होगा। अगर कोई चीज बहुत, मतलब हमें खरीदने बेचने में, सोचो कि हमको $1 खरीदना है, $1 भी मान लो मौके पर हो सकता है 90-92 रुपए का हो, $1 90 का है, और हमको खरीदने में पता चला कि भैया 5 रुपए और लगेंगे आपके, तो 95 रुपए का पड़ेगा। तो अगर इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कास्ट होगा तो हमको प्रॉब्लम होने लगेगी, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन पता चलता है कि सर 90 का डॉलर है, हम आपसे 10 पैसे लेंगे, 90 रुपए 10 पैसे ट्रांजेक्शन, 10 पैसे ट्रांजेक्शन, चलो ठीक है, 10 पैसे ही जो के हम दे देंगे करके, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रांजेक्शन लो कास्ट पर करी जाती है ताकि फाइनेंशियल मार्केट जिंदा रहे, अच्छे से चले, ओके। और यहाँ पर प्राइस भी डिटरमाइन किया जाता है। डॉलर 90 का है, कैसे डिसाइड किया गया? 95 का है, कैसे डिसाइड किया गया? ठीक है, कैसे डिसाइड किया गया? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई, उसके फोर्स से, उसके बल से। ज्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा सप्लाई है तो प्राइस घटेगा, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के फोर्स से प्राइस डिसाइड किया जाता है। और ये जो प्राइस डिसाइड करने की प्रक्रिया है, इसे फ्रेंड्स प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। और ये भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइस डिस्कवरी भी इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अब देखिए, तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। अब इतना जो है अच्छे से समझे, अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है चल क्या रहा है, चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। काम की बात करूं तो बस ये पहली लाइन है, बाकी कोई काम की चीज है नहीं इसमें, समझने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई खास बात लगी नहीं, मे भी प्राइस डिस्कवरी आपसे पूछ ले, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट में 3 चीजें होती हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, मार्केट में नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैंक, एनबीएफसी, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसमें आपका कमर्शियल पेपर हो गया, एफडी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, ये सारी चीजें आती है। फाइनेंशियल मार्केट जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, तो इन तीनों से मिल करके ही फाइनेंशियल जो है सिस्टम बनता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर मौजूद होते हैं तो इससे जो वेल्थ होती है वो सेव करने वाले लोगों से इन्वेस्टर के पास पहुंच जाती है, ठीक है। पैसा जो है, जिन लोगों ने पैसे बचा करके रखे हुए हैं, वो पैसा, जैसे आपने एफडी करा के रखी है, आपका एफडी का पैसा लोन में बांट दिया गया, लोन वाला ले गया, इन्वेस्ट किया और कमा रहा है, ठीक है। तो इससे ये चीजें होती हैं किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक वगैरह, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपका कमर्शियल पेपर आप खरीद लीजिए, एफडी बनवा लीजिए,
लाइक दैट, ओके। लेकिन ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के लिए एक फाइनेंशियल मार्केट का होना भी जरूरी है। तो तीसरी चीज हो गई फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां दो पार्टी इकट्ठा होती हैं और वहां पर गुड्स और सर्विसेज को आपस में अदला बदली करी जाती है। पहले चलता था सिस्टम, बार्टर सिस्टम होता था, मैं आपको अपनी बकरी दे दूं, बदले में आप मुझे 2 क्विंटल गेहूं दे दीजिए, ठीक है। दैट इज मार्केट। ये पहले का सिस्टम होता था, अब नहीं चलता है। इसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे की इजाद की गई, मनी यानी नोट का इजाद किया गया भाई, कि हम जैसे पता चला कि हमने एक बकरी दे दी, बदले में 2 क्विंटल गेहूं ले लें कि 2.5 क्विंटल ले लें, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम चलती थी। या मान लो गेहूं है तो चलो 2 क्विंटल ले लिया, 2 क्विंटल 10 किलो ले लिया, लेकिन मैंने एक गाय दी, आपने बदले में एक घोड़ा दिया, तो अब घोड़े का प्राइस क्या है, गाय का प्राइस क्या है, कैसे मैनेज करें, मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए नोट और मनी का कॉन्सेप्ट सामने आया था, ठीक है। टर्म मार्केट को अगर हम बात करें तो भाई इकोनॉमिस्ट मार्केट जो शब्द यूज करते हैं वो ऑर्डिनरी यूज से अलग होती है। उसका मतलब ऑर्डिनरी यूज में मार्केट क्या होती है, एक ऐसा फिजिकल प्लेस, एक ऐसी जमीन पर स्थान जहां पर कमोडिटी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे गांव में मार्केट लगती है, शहरों में भी मार्केट लगती है, मंडी लगती है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि भाई मार्केट का मतलब ये नहीं है कि ऐसा फिजिकल प्लेस जैसे गांव में मार्केट लगती है उसको हम मार्केट नहीं मानते हैं, इकोनॉमिस्ट उसको मार्केट नहीं मानते हैं। या फिर कोई भी जैसे आपका आलू प्रोड्यूस होने से लेकर के और चिप्स बन करके बेचने तक का जो प्रक्रिया है, जिस स्टेज से गुजरी हमारी ये कमोडिटी, उसको भी यहाँ पर मार्केट नहीं माना जाता है। मार्केट यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट वे में, निरंकार वे में माना जाता है कि परचेज और सेल किया जाता है, परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का परचेज ट्रांजेक्शन और कमोडिटी का सेल ट्रांजेक्शन जो है वो जो है यहाँ पर मार्केट कहलाती है। अगर इस तरीके से हम देखें तो मार्केट में काउंटलेस डिसीजन किए जाते हैं, किसके द्वारा, कमोडिटी के प्रोड्यूसर द्वारा और कमोडिटी के कंज्यूमर द्वारा। काउंटलेस डिसीजन यानी बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बेचना है कि नहीं बेचना है, 10 किलो खरीदना है कि 5 किलो खरीदना है, 1 क्विंटल बेचना है कि 5 क्विंटल, नंबर ऑफ डिसीजन आर देयर, ओके। और ये आपका जो प्रोड्यूसर साइड होता है कमोडिटी का वो सप्लाई साइड कहलाता है, जो कंज्यूमर साइड होता है कमोडिटी का वो डिमांड साइड कहलाता है। और उसके बाद में इन दोनों को एक साथ अगर लेकर के देखें तभी प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर। फाइनेंशियल के मार्केट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर बायर और सेलर मनी को ट्रेड करते हैं, कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेडिंग बहुत ही कम कास्ट पर की जाती है, यानी ट्रेड करने में जो पैसा मतलब ट्रांजेक्शन कास्ट है बहुत लो रखी जाती है। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की सहायता से डिसाइड किया जाता है कि $1 कितने का जाने वाला है। और ये जो प्राइस डिस्कवरी करने की प्रक्रिया है, प्राइस डिसाइड करने की प्रक्रिया है, उसी को प्राइस डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट कैसे कैसे निकल करके इवॉल्व होकर के सामने आई है। फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया कंप्राइज मेनली ऑफ द क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, the money credit market, the money market, the foreign exchange market, the debt market, the capital market, the derivative market and the insurance market। तो इन्होंने बोला भाई कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया की, उसमें बहुत सारी मार्केट आती है, यानी फाइनेंशियल मार्केट मेन है, उसके अंदर बहुत सारी मार्केट है, ठीक है। जैसे क्रेडिट मार्केट हो गई, मनी मार्केट हो गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गई, डेट मार्केट हो गई, कैपिटल मार्केट हो गई, डेरिवेटिव मार्केट हो गई, इंश्योरेंस मार्केट हो गई, इवन म्यूचुअल फंड मार्केट वगैरह भी होती है। तो इतनी सारी मार्केट से मिलकर के हमारी फाइनेंशियल मार्केट बनती है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस हम इन सभी पर करेंगे, मनी मार्केट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, कैपिटल मार्केट, सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और आगे जो चैप्टर नंबर 30, 31, 32 है वो पूरे इन्हीं चैप्टर पर, इन्हीं टॉपिक पर आधारित, यानी कि अगला चैप्टर क्रेडिट मार्केट का है, उसके अगला चैप्टर मनी मार्केट, पूरा पूरा चैप्टर है। तो फुल डिस्कशन हमें इन सब के बारे में, इन सब पर एक चैप्टर है, जितना भी गोला मैंने बनाया सर ये चैप्टर है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वर कैरेक्टराइज्ड टिल द अर्ली 90s बाय कंट्रोल ओवर द प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोज ऑन ट्रांजैक्शन, बैरियर टू एंट्री, लो लिक्विडिटी एंड हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब ये बोलते हैं कि अगर हम 90 के दशक तक अगर देखें, 90s के दशक तक अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति कैसी थी, इसकी खासियत क्या थी उस समय तक। तो ये था कि फाइनेंशियल एसेट के ऊपर कंट्रोल था, कि फाइनेंशियल एसेट का प्राइस क्या रहने वाला है वो आरबीआई कंट्रोल करता था, या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज थी वो कंट्रोल किया करती थी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लो आर ट्रांजैक्शन, यानी कि कितना पैसा विदेश में जा सकता है, कितना पैसा विदेश से हमारे यहाँ आ सकता है, उन सब पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। बैरियर टू एंट्री, कोई भी हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकता था। लो लिक्विडिटी, यानी पैसे की क्रंच रहती है। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा होता है, व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आसानी से कैश में बदल जाए फ्रेंड्स तो उसे लिक्विड माना जाता है। जैसे
सोना है, मान लीजिए आपके पास एक सोने का सिक्का है, सोनार की दुकान पर लीजिए, खट से जो है, जो भी रिलेवेंट प्राइस होगा आपको मिल जाएगा, तो ये सबसे लिक्विड है, ठीक है। कैश, अगर मेरे पास 500 का नोट है तो कैश ही है, वो तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास में मान लो कि घर है, घर मेरा 60 लाख का है, तो क्या मैं तुरंत ही उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता सर, क्यों? क्योंकि भाई मुझे बेचना है, मुझे कस्टमर चाहिए, कोई ऐसा हो जिसका 60 लाख हो, फिर उसको भी पसंद आना चाहिए, बहुत सारी बातें होंगी। तो अगर आप घर को जो है कैश में बदलना चाहें, तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि घर लिक्विड नहीं है। तो ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु, ऐसा सामान जिसको हम तुरंत कैश में बदल सकें, तो उसे फ्रेंड्स लिक्विड कहा जाता है, लिक्विडिटी यही होती है। तो जितना कैश अवेलेबल हो, जितना ज़्यादा कैश अवेलेबल हो आसानी से, उसे ही लिक्विडिटी कहा जाता है, ओके। तो लो लिक्विडिटी थी, यानी कि हम आसानी से कैश अरेंज नहीं कर पा रहे थे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हाई होती थी। तो 90 के दशक तक जो फाइनेंशियल मार्केट में था, वो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो प्रॉब्लम्स ही हैं, कोई अच्छी बात नहीं कही हमने यहाँ, सब प्रॉब्लम है। क्या? फाइनेंशियल एसेट के प्राइस पर हमने कंट्रोल लगा रखा है। पहले इंटरेस्ट रेट को भी, सेविंग पर कितना इंटरेस्ट रेट देना है, लोन पर कितना इंटरेस्ट लेना है, ये भी आरबीआई डिसाइड किया करता था, ठीक है। तो इस तरीके के बर्डन थे, कितना कैश हमारे देश से जा सकता है, कितना डॉलर आ सकता है, सब चीज़ों पर हमने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स केम इन अ वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट्स एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्स चैनल्ड थ्रू देम। अब ये जो जितनी भी खासियतें हमने इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ना, ये ऊपर सारी, ये सभी बाधा बन रही थी। केम इन द वे, मतलब ये बाधा बन रही थी किस चीज़ में? डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट होने ही नहीं दे रही थी, किसका? मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट डेवलप ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा करके रखे। जैसे आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है अगर रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, नहीं 9 बजे सो जाना है, ठीक है? इतनी देर पढ़ाई करनी है, 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे खेलना है, लाइक दैट, अगर इतना ज़्यादा करेंगे, तो वो डेवलप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बाँध के रखा हुआ है भाई, वो कुछ ट्राई कर ही नहीं सकता है, ओके? एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज चैनल थ्रू देम, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो भी रिसोर्सेज आते थे, उनको हम प्रॉपर तरीके से चैनल भी नहीं कर पा रहे थे। एलोकेटिव एफिशिएंसी हमारी प्रभावित थी। मतलब जैसे सरकार के पास पैसा है, लिमिटेड पैसा है, उसको कहाँ यूज़ करना है? सरकार उससे मेट्रो प्रोजेक्ट ले आए, उसी पैसे से सरकार बुलेट ट्रेन ले लाए, या फिर जो है हाईवे बना दे, या एयरपोर्ट डेवलप कर ले। तो ये क्या है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ पर उसको लगाऊँ, वो डिसीजन लेने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? फिर कुछ बदलाव आए, बदलाव क्या? द इनिशिएशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर आता है फाइनेंशियल सेक्टर में 1990 के दौरान मनमोहन सिंह, जब जो है मनमोहन सिंह, इन्हीं को ही हम श्रेय देंगे। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हीं के दौरान फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ था इन अर्ली 90। 1990 के दौरान में ये फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म लेकर आए। वाज इसेंशियली टू ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एज आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। तो 1990 के दौरान, अर्ली 90s में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लाए गए, जिनका उद्देश्य था कि जो फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, इफिशियंसी को बदलना, स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और साथ ही साथ में सभी मार्केट का इंटीग्रेशन, सभी मार्केट को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो ये जैसे ये बातें होती है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। जेनरिक स्टेटमेंट मतलब जैसे पेमेंट का अगर हम सोचे, तो पहले के समय के पेमेंट में और आज के समय के पेमेंट में, जब से यूपीआई आया हुआ है, क्यूआर का कॉन्सेप्ट आया हुआ, आप सोचिए एकदम क्या बोलते हैं, अमूल-चूल परिवर्तन जैसा स्थिति हो गई है, रिवैम्प हो गया है पूरा का पूरा सिस्टम। अभी पेमेंट करना कितना आसान है, लिटरली ₹2 की पेमेंट करनी है, ₹1 की पेमेंट तुरंत कर सकते हैं, 1 लाख की करनी है, हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई कि जैसे पेमेंट हम ईज़िली कर पा रहे हैं, वैसे उनके फाइनेंशियल सेक्टर की भी चीज़ें आसानी से हो सकें, ओके? प्रॉब्लम ना रहे, लोगों को चीज़ें सहूलियत में मिलें, ओके? सहूलियत में मिले मतलब जैसे भाई हर चीज़ के लिए सिस्टम डेवलप किया गया, जो काम कठिन था उसको आसान किया गया। जैसे वो नहीं लाइसेंस राज का कॉन्सेप्ट होता था कि मतलब जो है किसी चीज़ के लाइसेंस के लिए आपको जो है 20 जगहों पर चक्कर लगाना पड़ता था। अभी क्या है, उस सब चीज़ों से छुटकारा देने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेज़। अब यहाँ पर जो 1990 के दौरान जो चेंजेज़ किए गए, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज़ की बात अगर हम यहाँ पर करें, तो उनकी बात में क्या-क्या हुआ है, जैसे देखिए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेज़ इनेबल्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स। यानी जितने भी फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी सेगमेंट थे, चाहे क्रेडिट मार्केट हो, चाहे डेट मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, सभी सेगमेंट में फ्री प्राइसिंग की गई फाइनेंशियल एसेट की। यानी फाइनेंशियल एसेट, जो भी फाइनेंशियल एसेट मौजूद थे, उनकी प्राइसिंग को फ्री किया गया कि तुम अपने हिसाब से दाम डिसाइड करो, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलने वाले हैं। रिलैक्सेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो क्वांटिटी पर
हमने जैसे हमने बोला कि साल भर में तुम $2000 से लेकर के ज़्यादा इंडिया से नहीं जा सकते। 1 साल में $2000 से ज़्यादा विदेश में नहीं ले जा सकता। तो इस तरीके के जो आपके रिस्ट्रिक्शंस है उनको रिलैक्स किया गया कि नहीं और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा डॉलर ले जा सकते। साथ ही साथ में रिमूवल ऑफ बैरियर टू एंट्री, जो एंट्री के लिए बैरियर लगा हुआ था कि नहीं फॉरेन की कंपनी हमारे देश में नहीं आ सकती हैं, उसको हटाया गया। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह अलाउ किया गया। न्यू मेथड ऑफ फ्लोटेशन, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इशू करने के नए तरीके लाए गए, नए मेथड्स लाए गए कि हाँ इन तरीकों से भी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू किया जा सकता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इन लार्ज पार्टिसिपेशन, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे जैसे पहले कमर्शियल पेपर था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था, तो और भी सीडीएस वगैरह इस तरीके के और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने लेकर आए गए और लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाया गया, इनलार्ज किया गया। इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट किया गया। क्लियरिंग में, सेटलमेंट प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट किया गया, यानी कि अब ट्रेड आसानी से किया जा सकता है। क्लियरिंग यानी कि पैसा जल्दी से जल्दी आपके खाते में आ जाए, पैसा आपके सेटल हो जाए, इन सब चीज़ों में भी इंप्रूवमेंट किया गया। जैसे देखिए पहले चेक जो है वो चेक सेटल होने में बहुत समय लगता था, अभी मेरे ख्याल से आरबीआई ने कहा है विदिन सेम डे आप सेटल करिए, तो इस तरीके के इंप्रूवमेंट उस समय करने के प्रयास किए गए। इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्लो, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन के फ्लो में इंप्रूव किया गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का प्रयास किया गया और डिस्क्लोजर की प्रक्रिया को भी अच्छा करने का प्रयास किया गया है। अब आता है सेगमेंट। तो देखो हमने जो है यहाँ पर बात कर ली कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट इवॉल्व हुई है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में, फाइनेंशियल मार्केट में क्या-क्या आता है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, ये सब चीज़ें मिलकर बना हुआ है। अगर हम 90s की बात करें, 1990 के दशक तक अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉब्लम्स थी। क्या-क्या प्रॉब्लम थी? फाइनेंशियल एसेट जो थे उनकी प्राइसिंग पर कंट्रोल लगा के रखा था सरकार ने, आरबीआई ने। उसके बाद में कितना कैश फ्लो हो सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी। कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकती थी। लिक्विडिटी यानी कि पैसों की भी कमी थी एक तरीके से और ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ करता था। इन सभी अब इतनी सारी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट थी, वो डेवलप नहीं हो पा रही थी और हम रिसोर्सेज़ को प्रॉपर तरीके से एलोकेट भी नहीं कर पा रहे थे। फिर 1990 के दौरान, अर्ली 90s में 1990 के दौरान फाइनेंशियल सेक्टर के रिफ़ॉर्म लाए गए, ठीक है? फाइनेंशियल सेक्टर के रिफ़ॉर्म लाए गए। इसमें क्या किया गया? ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया गया किसमें? मतलब 1990 के दशक में जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफ़ॉर्म हुए, तो स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, एफिशिएंसी में, स्टेबिलिटी में चेंजेज़ किए गए और इसके अलावा मार्केट्स को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। जितनी भी मार्केट है, इन सबको आपस में जोड़ने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया, ठीक है? अब उसके बाद उन्होंने बताया कि भई हमने कहा तो कि स्ट्रक्चरल चेंजेज़ किए गए हैं। स्ट्रक्चरल, लेकिन क्या-क्या चेंजेज़ किए गए हैं? तो उसमें से कुछ चेंजेज़ की बात इन्होंने करी कि भई जैसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफ़ॉर्म में जो स्ट्रक्चरल चेंजेज़ हुए, उसमें क्या-क्या था? प्री प्राइसिंग फाइनेंशियल एसेट का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? उसके बाद में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे, उसमें रिलैक्सेशन दिए गए। दूसरी विदेश की कंपनियों को एंट्री करने के लिए बैरियर हटाया गया। नए मेथड लाए गए सिक्योरिटीज़ को इश्यू करने के लिए, फ्लोटेशन करने के लिए। फ्लोटेशन मतलब इश्यू करना ही होता है, ओके? उसके बाद में नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बढ़ाए गए, यानी फाइनेंशियल मार्केट में और ज़्यादा प्रोडक्ट सामने लाए गए और उसके बाद में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। उसके बाद में ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी इम्प्रूवमेंट लाया गया। साथ ही साथ में इन्फॉर्मेशन के फ्लो में, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस लाए गए। आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो कि है सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हैज़ नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है उनमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। व्हाइल कॉमनली दीज मार्केट्स आर स्टेटेड टू कंसिस्ट ऑफ, मतलब अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि हमारी मार्केट में मेनली क्या-क्या है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या-क्या आता है? सर मनी मार्केट आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट आता है, इंश्योरेंस मार्केट आता है, ठीक है? ये आते हैं मेनली। लेकिन व्हेन स्टडीज मोर ग्रैन्युलरली, यानी और ज़्यादा गहराई से अगर हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर इसके अलावा इन एडिशन टू दिस सेगमेंट्स क्रेडिट मार्केट भी है यहाँ पर और डेरिवेटिव मार्केट भी है, ठीक है? तो अगर ऐसे ओवरव्यू में देखा जाए तो मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट 4 होते हैं। लेकिन अगर हम और गहराई से और ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करना चाहें
तो हमारे सामने क्रेडिट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट भी निकल करके आती है। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है सर, उसमें ये 8 मार्केट आती हैं। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट कैन बी अंडरस्टूड ऑफ कंसिस्टिंग द फॉलोइंग सेगमेंट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट में 8 सेगमेंट हैं, ये सभी फाइनेंशियल मार्केट है। अब एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये सभी 8 हैं फाइनेंशियल मार्केट के सेगमेंट्स: क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या उसी को फॉरेक्स मार्केट भी बोल देते हैं, डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट। तो ये फ्रेंड्स 8 तरीके की मार्केट हमारी होती हैं। अब इसमें से 8 में से मेरे ख्याल से 3, 4 या 5 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो बच जाएगा उसको पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमने यहाँ पर देख ही लिया भाई कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट, इसके कई सारे सेगमेंट हैं, उनमें क्या क्या आता है: क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड मार्केट। ठीक है, अगर हम उसी चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखें, अगर हम पिक्चर के तौर पर देखना चाहें, तो ये है सर फाइनेंशियल मार्केट में क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड। ये हो जाता है सेम चीज जो हमने आपको वहां लिख करके बताई, वही चीज यहाँ पिक्चर के तौर पर दी गई। अब हम बात करेंगे इसी में से सारे के सारे 8 के बारे में, 8 के बारे में हमें डिस्कशन करना है फ्रेंड्स। तो उन सभी 8 के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो पहला वाला लेंगे हम। और हम यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके चलेंगे। बुक में भी थोड़ा ही दिया है, मैं सब पढ़ा रहा हूँ आपको, छोड़ के मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बुक में ही थोड़ा दिया है। लेकिन आगे चल करके इन पर पूरे के पूरे चैप्टर हैं जहां पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले, तो यहाँ पर बस थोड़ा समझने सीखने का प्रयास करिए। द मेजर इंस्टीट्यूशनल सप्लायर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया आर बैंक, कमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड डिफरेंशिएटेड बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। मतलब कहने का क्रेडिट मार्केट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। क्या होता है सर? उधार। इंग्लिश में कहें तो लोन बोल दीजिए। क्या बोल देंगे? लोन। ठीक है, तो क्रेडिट मार्केट यानी लोन। लोन कौन देता है सर? तो अगर हम बात करें मेजर इंस्टीट्यूशनल सप्लायर, यानी कि कौन क्रेडिट देगा, कौन लोन देगा हमारे देश में, तो भाई मेजर तौर पर बैंक आते हैं। कौन आते हैं? बैंक। और दूसरा कौन सा आता है? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या तो बैंक होगा या तो बैंक नहीं होगा। तो बैंक आते हैं, बैंक में कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब हो गया आपका पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह लेकर आए हैं ना। तो बैंक हो गए जो कि क्रेडिट देते हैं, और नॉन बैंक जैसे एनबीएफसी। एनबीएफसी ये बैंक तो नहीं, लेकिन ये भी क्रेडिट देते हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल आर अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड मनी लेंडर्स, इंडिजिनस बैंकर्स एंड सेलर्स फॉर ट्रेड क्रेडिट। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई इंस्टीट्यूशनल सप्लायर, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो इंस्टीट्यूट हैं, जो सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उसमें बैंक और नॉन बैंक आते हैं। बैंक में आपका कमर्शियल बैंक हो गए, और कोऑपरेटिव हो गया, डिफरेंशिएटेड बैंक हो गया, आरआरबी हो गए, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और प्राइवेट बैंक भी इसमें आ जाएंगे, और नॉन बैंक में एनबीएफसी वगैरह आ जाती हैं आपकी। ठीक है, और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें या अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स की बात करें कि अगर पैसा मान लो यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं? हम अपने दोस्तों से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, या सेठ साहूकार महाजन से ले सकते हैं। तो ये आ जाते हैं सर नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले में, सेठ साहूकार महाजन। उसमें क्या होना है? मनी लेंडर, जो उधार देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं। इंडिजिनस बैंकर यानी कि जो लोकल स्तर के छोटे मोटे बैंकर होते हैं वो भी, और उसके बाद में ट्रेड क्रेडिट के सेलर होते हैं, सेलर्स फॉर द ट्रेड क्रेडिट। मतलब जैसे उधारी का कोई बिल है, उस बिल को रखा और बदले में तुमको पैसा दे दिया, तो वो हो जाता है। तो ये सारे जो है आपके आ जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल या अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट। कहाँ से पैसा मिल सकता है? कई बार जो है हमारी मदद जो है इन सोर्सेस से ज़्यादा हो जाती है। बैंकों में बहुत सारे कागज चाहिए, यहाँ पर जो है वो चीज़ें नहीं रहती हैं। हमने जैसे सेठ साहूकार के यहाँ हम क्या करते हैं, ले गए सोना रख दिया और पैसे ले लिए आसानी से। उसी जगह बैंक में जाओ, उतना ही काम करवाना हो तो पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो इसलिए ये भी फलते फूलते रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात करी, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट मार्केट इज इट्स टर्म स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम काम की बात करें यहाँ पर, तो क्रेडिट मार्केट में एक महत्वपूर्ण चीज होती है टर्म स्ट्रक्चर, यानी कितने टर्म के लिए क्रेडिट दिया गया। तो 3 टर्म के लिए क्रेडिट यानी लोन आपको 3 टर्म के लिए ले सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं आप, मीडियम टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कम समय के लिए लोन दिया गया,
मध्यम समय के लिए लोन दिया गया और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए लोन दिया गया। ऐसा इन्होंने कोई मंथ वगैरह कि 3 महीने, 6 महीने, 6 साल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। ओके, व्हाइल बैंक्स एंड एनबीएफसी मेनली प्रोवाइड टू शॉर्ट टर्म नीड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मोस्टली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। बोलते हैं कि बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं फंड, ये शॉर्ट टर्म नीड के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, कम समय के लिए, ठीक है। और जो फाइनेंशियल, अब इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के द्वारा जो ये आपका हाउसिंग लोन 20 साल 25 साल के लिए मिलता है, ये भी जो है शॉर्ट टर्म में ही ये ले रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, इस जगह से भी उठ सकता है और इवन यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा पर बनाया जा सकता है सर। ओके, देखिए हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। तो भाई कैपिटल मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल हैं सप्लायर क्रेडिट के, यानी जहां से लोन मिल सकता है इंस्टीट्यूशन के तौर पर, उसमें बैंक आते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं। बैंक में आपका कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक में मैंने आपको होता है पेमेंट बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी का एग्जाम्पल लिया सकता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो रजिस्टर्ड नहीं, उसमें सेठ, साहूकार, महाजन और आपके ट्रेड क्रेडिट के सेलर वगैरह आ जाते हैं। क्रेडिट मार्केट की अगर हम बात करें तो इसकी एक खासियत होती है टर्म स्ट्रक्चर की। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट मिलता है, मीडियम टर्म के लिए क्रेडिट मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट आपको मिलता है। बैंक और एनबीएफसी मेनली शॉर्ट टर्म नीड के लिए जो है लोन प्रोवाइड करते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एफआई होते हैं, ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन आपको फंड देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंड आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं सर, हमारी दूसरी मार्केट थी मनी मार्केट। दूसरी मार्केट थी मनी मार्केट। मनी मार्केट परफॉर्म द क्रूशियल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ कंडक्ट फॉर इक्विलिब्रेटिंग शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड, देयरबाय फैसिलिटेटिंग द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कहने का ये हुआ, जो हमारी शॉर्ट टर्म की डिमांड है और सप्लाई है, उनको मैच करने के लिए, उनको इक्विलिब्रेट करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो पैसों की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, तो उसकी डिमांड और सप्लाई को बराबर करने में मनी मार्केट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और चूँकि मनी मार्केट हमें क्या करता है, शॉर्ट टर्म की लोन की मतलब शॉर्ट टर्म फंड की डिमांड और सप्लाई को इक्वल करता है, तो ऐसे में ये मॉनेटरी पॉलिसी के पर्पज़ को भी पूरा करने में मदद करती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई द्वारा लाई जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में मनी मार्केट मदद करता है। मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें क्या-क्या आता है तो इसकी बात करेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मेनली कॉल मनी आती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसे हम सीडी कहते हैं, ट्रेजरी बिल जिसे टी बिल भी कहा जाता है, अदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सच एज रिपोज वगैरह भी इसमें आती हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस या कमर्शियल बिल वगैरह आते हैं, कमर्शियल पेपर जिसे सीपी कहा जाता है, और इंटर कारपोरेट फंड्स यानी कि एक कारपोरेट दूसरे कारपोरेट को जो पैसा देता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमारी किसमें आती हैं? मनी मार्केट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। वाइल इंटरबैंक मनी मार्केट, इंटरबैंक मनी मार्केट एक बैंक दूसरे बैंक से जब पैसे उधार लेता और देता है, तो इंटरबैंक मनी मार्केट एंड सेंट्रल बैंक लेंडिंग यानी आरबीआई द्वारा जो पैसा दिया जाता है, लेंडिंग यानी उधारी दी जाती है, वाया रेपो ऑपरेशन आर डिस्काउंटिंग प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर बैंक। यानी ये बोलते हैं कि बैंकों को पैसा कहाँ से मिलता है, लिक्विडिटी कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए बैंक दूसरे बैंक से उधार लेते हैं, इंटरबैंक मनी मार्केट से, या आरबीआई से भी उधार ले सकते हैं। और प्राइवेट नॉन बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज कमर्शियल पेपर प्रोवाइड लिक्विडिटी कारपोरेट सेक्टर। कारपोरेट सेक्टर यानी कि कंपनियों को जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में कमर्शियल पेपर वगैरह जो होते हैं ये मदद करते हैं। इन्हें नॉन बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नॉन बैंक मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट तो हैं लेकिन नॉन बैंक है, बैंक के प्रोडक्ट ये नहीं है, ये कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं। ये कारपोरेट सेक्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा भाई मनी मार्केट जो होती है, मनी मार्केट का महत्वपूर्ण रोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल के अंदर के लिए जो डिमांड और सप्लाई होती है फंड की, उसको इक्विलिब्रेट करना यानी कि उसको बराबर करने में का एक माध्यम बनती है कौन? मनी मार्केट। और चूंकि ये शॉर्ट टर्म की मनी सप्लाई और डिमांड को इक्वल करती है, तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी के कंडक्ट में, इम्प्लीमेंटेशन में भी मदद करती है। सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ये सारे हैं, ध्यान रखकर जाए कि कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। एक अलग से दे देंगे तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये तीनों होते हैं। यहाँ पर कॉल मनी बोला गया है, लेकिन कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी तीन होते हैं।
ये सभी आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी मार्केट में है। ट्रेजरी बिल भी आपका मनी मार्केट में है। इसके अलावा रेपो ट्रांजेक्शन वगैरह मनी मार्केट में है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, कमर्शियल बिल वगैरह भी मनी मार्केट में है। कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट में आता है और इंटर कॉर्पोरेट फंड्स वगैरह भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखिए भाई, इसको पढ़ने में मैं मानता हूँ अभी तक लगभग हमने देखिए 40 मिनट हो गया और मैं आपको 8 पेज अभी तक नहीं पढ़ा सका हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें समय लग रहा है, पर ये बात जानिए कि अगर आप ऐसे पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया है सर, फिर अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, फिर आपको कोई फेल करके दिखाए, इवन मैं आईवीएफ को भी चैलेंज करता हूँ, फेल करके हमें दिखाइए जो है। क्यों? क्योंकि आपने जितना बता रखा है बुक में, हमने उसको बेहतर तरीके से समझा हुआ है। आपकी हर तरीके के घुमाने के क्वेश्चन के लिए हम तैयार बैठे। ठीक, समय देना पड़ेगा सर, ओके? सिर्फ माँग रहा हूँ आपसे टाइम। व्हाइल इंटरबैंक मनी मार्केट एंड सेंट्रल बैंक लेंडिंग प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर बैंक, मतलब इन्होंने बोला कि जो इंटरबैंक मनी मार्केट होता है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, आरबीआई उधार देता है रेपो ट्रांजैक्शन वगैरह की तरह, रेपो रिवर्स रेपो से पैसे देता है, तो उससे बैंकों को कैश मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है। और कारपोरेट सेक्टर को लिक्विडिटी कहाँ से मिलती है? जो कमर्शियल पेपर होते हैं इन सब से मिलती है, और इन्हें जो है नॉन बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नॉन बैंक यानी बैंकों के द्वारा नहीं इशू किया जाता है। अब बात करते हैं सर, अगली मार्केट है डेट मार्केट। डेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कर्जा। डेट का मतलब कर्जा होता है, ठीक है। डेट मार्केट बात करेंगे। द डेट मार्केट कंसिस्ट लार्जली ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। उन्होंने बोला भाई कि जो डेट मार्केट होती है, इसमें ज्यादातर जो है अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, जिन्हें जीसेक कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी होता है, जिन्हें हम सीबीबी, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझिए 90%, पक्का नहीं है, समझने की बात है कि 90% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आते हैं डेट मार्केट में। ये डेटा गलत है, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ज़्यादा पोर्शन जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है और थोड़ा-सा पोर्शन उसी में से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को मिला हुआ है, ओके। फिर अब बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिन्हें जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने बोला भाई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इशू किया जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन इशू करता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार इशू करती है। कैसे होता है? ट्रेडेबल होता है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको ट्रेड किया जा सके, खरीदा बेचा जा सके, उसे ट्रेडेबल कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बताइए कि ये ट्रेडेबल है कि नहीं। एफडी, एफडी क्या ये ट्रेडेबल है? मेरे पास 10 लाख की एफडी है, क्या मैं इसको बेच सकता हूं? कोई खरीद लेगा? तो ये ट्रेडेबल नहीं होता है, ये नॉन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको खरीदा बेचा जा सके, ओके। मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल बेच सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ, आज बेच दो, कोई खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। मेरे पास 10 लाख की एफडी है, अपने पिताजी को बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता सर, वो नॉन ट्रेडेबल है, ठीक है। तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि खरीदा बेचा जा सकता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन। अब यहाँ मैंने इसको रेड किया है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि गवर्नमेंट के कर्जे का ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने कर्जा ले रखा है, इस बात की ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की, तो उसे फ्रेंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन होता है, गवर्नमेंट का या आरबीआई का डेट ऑब्लिगेशन होता है, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपसे बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट ने कर्जा ले रखा है, इस बात की वो जिम्मेदारी लेता है, ऑब्लिगेशन लेता है, तो उसे फ्रेंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम कहते हैं, ओके। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर आल्सो इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन, एसडीएल। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सिक्योरिटी राज्य सरकार द्वारा इशू की जाती है, तो उसे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है, ठीक है। अगर मतलब जो है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इशू किया जाएगा, तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कह देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए राज्य सरकार द्वारा सिक्योरिटी इशू की गई है, तो उसके लिए विशेष नाम रखा गया है, जिसे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। तो हमने अभी देखा था भाई कि इसमें डेट मार्केट में 2 चीजें होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और कारपोरेट बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कारपोरेट बॉन्ड्स की। कंपनीज रेज फंड फॉर लॉन्ग पीरियड, एग्जाम्पल के लिए 5 साल या 10 साल के लिए, थ्रू इशू ऑफ टिपिकल लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट नोन एज कारपोरेट बॉन्ड। तो कंपनियां फंड रेज करती हैं लंबे समय के लिए, जैसे 5 साल या 10 साल के लिए, और उसके लिए वो क्या करती हैं, एक लॉन्ग टर्म का
डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं जिसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो कंपनियों को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेंगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करने का मतलब एक कागज का टुकड़ा इशू करेंगी, उस पर लिखेंगे कि भाई भाई, जैसे नोट पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ 100 के नोट पर, उसी तरीके से वो लिखेंगे भाई कि ये हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड है, आप इसको रखिए, बदले में हम आपको 10,000 प्लस सर्टेन अमाउंट देंगे, ऐसा करके। तो वही बोल रहे हैं, कंपनियों को फंड चाहिए तो उसके लिए वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं और लोग इसको खरीदते हैं, जिससे पैसे कंपनी के पास आ जाते हैं। कागज का टुकड़ा जाता है और बदले में रुपया आता है, ये इसका फंडा होता है। ठीक है, A company which is engaged in infrastructure projects may issue debenture as a source of long term fund। अगर कोई कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब जैसे एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे लाइन बिछा रही है, या आपका हाईवे बना रही है, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह बड़े स्तर का कर रही है, तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर एंगेज्ड है तो वो डिवेंचर इशू कर सकती है और इस डिवेंचर से वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए फंड अरेंज कर सकती है। डिवेंचर भी बिल्कुल मतलब कंपनी डिवेंचर बेचेगी, लोग डिवेंचर खरीदेंगे और बदले में कंपनी के पास पैसा आ जाता है, तो वही चीज डिवेंचर हो जाती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, हमने बात की डेट मार्केट की। तो हमने देखा भाई डेट मार्केट में दो चीजें हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इश्यू किया जाता है और ये ट्रेडेबल होता है, इसे ट्रेड किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज है जिसमें गवर्नमेंट की डेट ऑब्लिगेशन लिखी हुई होती है कि हाँ गवर्नमेंट कर्जा ली हुई है और भरेगी उसको। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट लंबे समय के लिए सिक्योरिटी इशू करती है तो उसे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। कंपनी जो है लंबे समय के लिए अगर चाहे तो फंड रेज कर सकती है, उसके लिए वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है 5 साल 10 साल के लिए, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगी और बदले में उसको पैसे मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देख रही है तो वो डिवेंचर इशू कर सकती है और इससे भी उसे लंबे समय के लिए पैसा मिल जाता है, लोग इसे खरीद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथी मार्केट हम डिस्कस करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें, हमें वैसे पूरा चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पर हम केवल हल्का हल्का देखते चल रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंसिस्ट ऑफ बैंक, जिन्हें एडी यानी अथराइज्ड डीलर कहा जाता है, कस्टमर्स और आरबीआई। तो इन्होंने बोला भाई कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें 3 लोग हैं बेसिकली। एक तो बैंक हो गए, बैंकों को यहाँ पर आरबीआई अथराइज्ड डीलर कहता है, कस्टमर हो गए और आरबीआई हो गए। 3 लोग से मिलकर के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनती है। जो फॉरेक्स मार्केट है इंडिया में डेवलप्ड प्रैक्टिकली ओनली आफ्टर 1978। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है प्रैक्टिकली 1978 के बाद ही डेवलप हुई। 1978 के पहले तक बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था फॉरेक्स मार्केट का। प्रायर टू 1978, 1978 से पहले क्या होता था, बैंक्स वर परमिटेड टू कंडक्ट ओनली मर्चेंट ट्रांजैक्शन एंड देयर कवर ऑपरेशन। 1978 से पहले 1978 से प्रायर क्या होता था, बैंकों को सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन अलाउ थी। मर्चेंट ट्रांजैक्शन मतलब अपने क्लाइंट के लिए ट्रांजैक्शन करना, सौदागर है ना, अपने कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन करना अलाउ था और उनको कवर करने के लिए फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की जा सकती थी। यानी बैंक खुद जो है प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। ठीक है, सिर्फ जो जैसे कोई कस्टमर आया उसके लिए फॉरेक्स खरीदना है तो खरीदो, बेचना है तो बेचो, यही काम किया जा सकता था। तो ये एक लिमिटेशन थी 1978 से पहले। देवर इसके अलावा देवर 1978 से पहले देवर आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप देयर पोजीशन स्क्वायर आर नियर स्क्वायर एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द डे। इसके अलावा उनसे बैंकों से कहा जाता था कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर रखिए या नियर स्क्वायर रखिए पूरे दिन के दौरान। स्क्वायर या नियर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने $1000 बाई किया है, एक बाई की ट्रांजैक्शन आपने $1000 की है, तो तुरंत ही $1000 की सेल की भी ट्रांजैक्शन करिए, $1000 की सेल की भी ट्रांजैक्शन करिए। इसे बोलते हैं स्क्वायर करना। स्क्वायर करना, नियर स्क्वायर करना किसे बोल देंगे, जैसे $990 बेचने की आपने ट्रांजैक्शन कर ली तो इसे नियर स्क्वायर बोलेंगे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि भाई डॉलर में रेट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। अभी मान लो डॉलर 70 का चल रहा है, मे बी वो 75 का हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 सेकंड के अंदर में भी ये पॉसिबल होता है। तो इसीलिए बैंक को कहा जाता था भाई कि जो है सेट करके रखो मामला, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी होने पाए। जितना खरीद रहे हो उतना ही बेचो, जितना बेच रहे हो उतना ही खरीदो, ताकि मामला फँसने ना पाए करके। ओके, तो वही बोला जाता था। तो इस तरीके से बैंक को मतलब एक तरीके से मजबूर करके रखा जाता था कि पूरे दिन जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है उनको स्क्वायर ऑफ करके रखो, स्क्वायर करके रखो। रिलायंस के 100 शेयर बेचे तो 100 खरीद के भी रखने होते थे। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम थी। ठीक है?
इट वाज द ईयर 1978, फिर 1978 का समय आता है। इस समय बैंक जो है परमिट किए जाते हैं बाई आरबीआई टू टेक ट्रेडिंग पोजीशन। 1978 में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि चलो तुम ट्रेडिंग पोजीशन अब ले सकते हो। ट्रेडिंग पोजीशन मतलब तुम अब ट्रेड करो, डॉलर खरीदो बेचो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। अब सिर्फ कस्टमर के लिए ही बैंक नहीं काम कर रहा है कि कस्टमर के डॉलर खरीदने या बेचने हैं, वो खुद के लिए भी, मतलब जैसे बैंक को लगता है कि अभी हमने डॉलर 70 रुपए का खरीदा, तो शाम तक हो सकता है 72 रुपीज का हो जाए, तो मैं पर डॉलर 2 रुपए कमा सकता हूं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन बैंकों ने करनी शुरू करी, तो उन्हें ट्रेडिंग पोजीशन अलाउ किया गया, पहले नहीं होता था। एंड दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्क्वायर और नियर स्क्वायर पोजीशन ओनली एट द एंड ऑफ द डे। इसके अलावा एक आजादी और दी गई कि आप स्क्वायर या नियर स्क्वायर जो है अपना जो पोजीशन है वो एंड ऑफ द डे करिए, पूरे दिन नहीं मेंटेन करना। यहाँ क्या था, ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन जो है स्क्वायर, यानी $1000 खरीदा तो $1000 तुरंत बेच दो, ऐसा होता था। अब ये नहीं कहा गया, बोला कि डे एंड के समय तक फाइनल कर लो। दिन भर में मान लो तुमने $1000 बेचा, तो फिर उसके बाद में $2000 बेचा, फिर कभी जो है शाम तक $500 अगर बेचा है तो कोई बात नहीं, बेचते रहो, लेकिन शाम को डे एंड के समय तक इतना ही खरीद लो। मतलब ये जो है हमारा $3500 बाई कर लो स्क्वायर ऑफ करने के लिए। पहले क्या था, $1000 अगर बेचा है तो $1000 तुरंत ही खरीदना पड़ता था। एक अगर $2000 बेचा है तो $2000 तुरंत ही बाई करना पड़ता था, पहले ये प्रॉब्लम थी। 1978 के बाद में ये खत्म की गई, बोले कि डे एंड पर जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की बात करी गई, ठीक है। पोस्ट लिबरलाइजेशन इन 1990 आल्सो द इकोनॉमी वाज ओपन टू द ग्रेटर एक्सटेंट एंड इंडिया बिकम द प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल ऑन द करंट अकाउंट। मतलब इन्होंने बोला कि 1990 के दौरान जब वो नहीं फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म की बात मैंने करी थी, तो उस समय एलपीजी हुआ था, है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? ये 3 चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो 1990 के दौरान जब मतलब लिबरलाइजेशन मतलब हम लिबरल हुए, तो इकोनॉमी को काफ़ी हद तक खोल दिया गया विदेशियों के लिए कि भाई विदेशी कंपनियाँ, विदेश के लोग भी हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी को ओपन किया गया 1990 के दौरान जब ये एलपीजी का यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ, और साथ ही साथ में इंडिया बिकम प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। इंडिया यानी हमारा देश प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल हुआ करंट अकाउंट पर। इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल हुआ करंट अकाउंट पर? इसका मतलब ये हुआ सर, देखो अगर हमारे देश से डॉलर विदेश ले जाना है तुमको, मान लो यूएस लेकर जाना है, ठीक है? तो पहले क्या था कि लिमिट रहती थी। अगर आपको मान लो कि कोई बोलता है कि मुझे सर $1 करोड़ लेकर जाना है। मैं बात कर रहा हूँ 1990 से पहले की। सर $1 करोड़ लेकर के जाऊँगा और वहाँ विदेश में प्लांट लगाऊँगा, विदेश में एयरपोर्ट बनाऊँगा। तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन 1990 में जब ये लिबरलाइजेशन हुआ, तो इंडिया प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल हुई करंट अकाउंट पर। क्या मतलब इस बात का? अगर $1 करोड़ आप करंट अकाउंट के पर्पस से लेकर जा रहे हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के पर्पस से लेकर जा रहे हैं, तो पूरा 1 करोड़ ले जाइए, 2 करोड़ ले जाइए, पूरा देश का पैसा उठा के ले जाइए, मना ही नहीं। दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, ठीक है? यानी अगर कोई कंपनी बोलती है मुझे $1 करोड़ लेकर जाना है विदेश, ले जाओ, मना ही नहीं है, बशर्ते कि ये $1 करोड़ तुम्हें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना होगा। अब सवाल होगा सर क्या दूसरे तरीके की भी ट्रांजैक्शन होती है? तो हाँ होती है। क्या होती है समझते हैं, थोड़ा सा समझिए। करंट अकाउंट होता है सर, और दूसरी ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, जैसे आपने फ्रिज खरीद लिया, आपने कार खरीद ली, आपने बाइक खरीद ली, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि आपका एसेट बना, जैसे कार खरीदी एसेट बन गया, फ्रिज खरीदा एसेट बन गया, मोबाइल खरीदा एसेट बन गया। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा सर? फिर करंट अकाउंट में खर्चे आते हैं सर। मोबाइल का रिचार्ज कर दिया, हॉस्पिटल का बिल भर दिया, ठीक है, और पेट्रोल डलवा लिया, ये कैसे खर्चे हैं? इनसे कोई एसेट नहीं बन रहा है, क्योंकि पेट्रोल जलेगा, काम खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल का बिल दोगे, बात खत्म हो जाएगी। रिलायंस का जियो का रिचार्ज करोगे, बात खत्म हो जाएगी। कोई एसेट नहीं बन रहा है, तो उसे फ्रेंड्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बात समझ में आई? तो जिनसे कोई एसेट लायबिलिटी नहीं बनती उन्हें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिनसे एसेट लायबिलिटी बनती है उन्हें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में हम बोल सकते हैं टीवी खरीद लिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गई। और मोबाइल का रिचार्ज अगर मैं यहाँ पर कह दूं, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, सॉरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गई भाई कि
कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है भाई कि इंडिया जो है प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट पर। मतलब कहने का, अगर डॉलर को ले जाकर, मतलब यहाँ से रुपए ले जा करके, आप रुपए ले जा करके डॉलर में कन्वर्ट करवा करके विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़ रुपए लीजिए, 1000 करोड़ रुपए लीजिए, 1000 करोड़ रुपए लीजिए और इसको डॉलर में कन्वर्ट करिए और ले जाइए विदेश में। इन्वेस्ट नहीं कर सकते, करंट अकाउंट पर्पज से यूज करिए। इन्वेस्ट नहीं कर सकें, क्यों? इन्वेस्ट कर दोगे तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के लिए नहीं। जैसे मैंने ये खर्चे बताए ना आपको, कि जैसे वो रिचार्ज करवा लीजिए, हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए, इन सभी पर्पजेस से अगर आप चाहें तो 1000 करोड़ रुपए को डॉलर में बदला जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर मैं 1000 करोड़ रुपए मेरे पास हैं और मैं इस 1000 करोड़ रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके और वहां पर जो है एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं फॉरेन में, तो इसमें कन्वर्टेबिलिटी नहीं अलाउ है। कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी नहीं अलाउ है। अभी भी हमारे देश में रिस्ट्रिक्शन है। पूरा का पूरा पैसा कैपिटल अकाउंट के पर्पज से कन्वर्ट नहीं किया सकता है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। ओके, तो आई बिलीव मैंने आपको जो बात कहनी थी, जो क्लियर करनी थी, वो कर दी है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने देखा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 3 लोग हैं, बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई अथॉराइज्ड डीलर कहता है, कस्टमर होते हैं और आरबीआई होता है। 3 लोग होते हैं। फॉरेक्स मार्केट हमारे देश में डेवलप कब हुई? 1978 के बाद में, 1978 के बाद में हुई है। 1978 से पहले 1-2 प्रॉब्लम थी। क्या था? पहली बात तो आप बैंक केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकते थे। मर्चेंट ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन की जा सकती थी, खुद के पर्पज से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कस्टमर जो कहे वो कर दो, मनाही नहीं थी। इसके अलावा बैंकों को ये भी कहा जाता था कि अपनी पोजीशन स्क्वायर या नियर स्क्वायर रखो हर समय। यानी अगर $1000 बेचा है तो $1000 तुरंत खरीदना पड़ता था, ऐसा सिस्टम था। लेकिन 1978 के दौरान आरबीआई ने कहा कि तुम ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हो, यानी अपने पर्पज के लिए, खुद प्रॉफिट कमाना चाहता है बैंक और पैसा भरा हुआ है तो डॉलर खरीदो और बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अलाउ हुआ 1978 में। और इसके अलावा एक और रिलैक्सेशन दिया, अब पूरे दिन जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, डे एंड के समय पर स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, चलेगा। ठीक है, अभी और आगे अगर देखा जाए अभी मौके पर, तो अब जो है ओपन पोजीशन है, यानी कि अगर चाहो तो ट्रांजैक्शन ओपन भी रख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि $1000 खरीदा है तो डे एंड पर बेच देना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी अब नहीं रह गया है। अब खरीदा है तो खरीद करके रखे रहो, मना ही नहीं है। ओके, उसके बाद में हमने ये भी बात की, ये अभी का सिनेरियो है मौके पर, 2020, 21, 22, 26 की मैं बात कर रहा हूँ। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1990 में जब हमारा उदारीकरण की नीति आई, उदारीकरण किया गया, तो इकोनॉमी काफी हद तक खोली गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, विदेशी लोग आने लगे, एफडीआई आने लगी, ये सारी चीजें अलाउ हुई। और साथ ही साथ में जो हमारा करंट अकाउंट था उसमें कन्वर्टिबिलिटी भी आ गई, वहां पर कन्वर्टिबिलिटी भी आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर डेरिवेटिव मार्केट की, और ये लास्ट हमारी मार्केट है जिसको कवर करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो पहला सर सवाल बनेगा, भाई डेरिवेटिव होता क्या है? तो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि अ डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक डेरिवेटिव जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 3 खासियत होती है फ्रेंड्स। ओके, ए, बी और सी, ये 3 खासियत होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको सरल भाषा में डेरिवेटिव समझाता हूँ, फिर आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब ऐसा होता है सर कि कोई कोई ऐसी चीज है जिसका जो प्राइस है वो किसी दूसरी चीज से डिसाइड हो रहा है। क्या कह रहा हूँ, समझिए क्या कह रहा हूँ। जैसे पहले समोसा कितने का आता था सर? पहले समोसा कितने का आता था सर? मैं अगर ध्यान दूं तो हमें लगता है 5 रुपए का भी हमने समोसा देखा, फिर धीरे धीरे समोसा 10 रुपए का हो गया, 15 रुपए के भी समोसे हैं। छोटी भाई नॉर्मल दुकानों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर 250 रुपए का मिलता है। प्रैक्टिकल बातें करते हैं, आम आदमी वाली ज़िंदगी है हमारी और उसी की बात करते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, बस ठीक है, इतने तक के समोसे आते हैं। ठीक है, पहले समोसा 5 रुपए का था सर, अब 15 रुपए का क्यों हो गया? क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर महँगाई हो गई। ठीक है, क्या महँगा हुआ? तो सर समोसे में क्या पड़ता है सर? जब तक रहेगा समोसे में आलू, है ना? सर पड़ता तो आलू है, पोटैटो। ठीक है? तो मतलब कहने का ये हुआ कि पहले आलू सर जो है 2 रुपए किलो होती थी, फिर आलू 5 रुपए किलो हुई, धीरे-धीरे आलू 10 रुपए किलो हुई। अभी मेरे ख़्याल से मौके पर 20 रुपए, 25 रुपए किलो चलती। कभी ऐसे फिर इसका दाम हमने लौटते हुए कभी नहीं देखा। पहले जो है 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो आलू मिलती थी। अभी 20 रुपए किलो से नीचे कभी नहीं मिलती। मेरे ख़्याल से 20 से नीचे तो कभी नहीं देखा है। भले ही बढ़ कर के 25 रुपए, 30 रुपए हो जाए। ठीक है? तो सर जैसे ही आलू का दाम बढ़ता है, तुरंत ही समोसे का दाम बढ़ता है। ठीक है?
तो आलू हमारा अंडरलेइंग हो गया। क्या हो गया सर? इसे अंडरलेइंग बोलते हैं, मेन प्रोडक्ट हमारा। और इसी पर आधारित दाम है समोसे का। समोसा हमारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यही है सर असली डेरिवेटिव की कहानी। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है? कोई कोई चीज है, कोई सामान है, कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, जिसके आधार पर किसी और चीज का दाम डिसाइड होता है, तो उसे फ्रेंड्स डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे आलू के दाम से समोसे का दाम डिसाइड होता है। सोचो, अगर आलू 100 रुपए किलो हो जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो ना भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत भी आए, पर 100 रुपए किलो अगर आलू हो जाए, तो आपको क्या लगता है समोसा कितने का मिलेगा? सर मुझे तो लगता है कुछ नहीं तो 40-50 रुपए या 50-40 रुपए का तो बेच ही डालेंगे ये लोग। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हमारे जो बस का किराया है बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता भाई? पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ा, तुरंत ही बस वालों ने क्या किया, जहाँ 50 रुपए लेते थे वहाँ 70 रुपए लेने लगे। कोविड के टाइम पर ऐसा हमने देखा भी। कोविड के समय पर क्या हुआ कि सवारी बैठाने की दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिया। कोविड खत्म हुआ तो दाम घटे नहीं, वो एक अलग मसला है। लेकिन मतलब कहने का ये हुआ, डेरिवेटिव का यही मतलब होता है कि किसी कोई अंडरलेइंग चीज़ है, जिसके दाम में परिवर्तन होने से अगर किसी दूसरी चीज़ के मेन मेन में अगर परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, तो उसे ही डेरिवेटिव कहते हैं। आलू को अंडरलेइंग कहते हैं और समोसे को डेरिवेटिव कहा जाता है। बस इतनी बात अगर दिमाग में रख करके चलते हैं, तो हम समझ चुके हैं, समझ जाएँगे, ठीक है? अब आलू और समोसे के दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। देखिए, अ डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है हुज वैल्यू चेंजेज इन रिस्पांस टू चेंज इन अ स्पेसिफाइड। ये बोलते हैं जिसकी वैल्यू, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू बदलती है इन रिस्पांस टू चेंज इन द स्पेसिफिक, मतलब कहने स्पेसिफाइड। यानी यहां पर ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये हमारा आलू हो गया। आलू के दाम में परिवर्तन होने से समोसे के दाम में परिवर्तन हो रहा, यही बात यहाँ लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। हुज वैल्यू यानी समोसे की वैल्यू बदलती है इन रिस्पांस टू चेंज इन किसमें, आलू की वैल्यू बदलने से। अब आलू की जगह पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हो सकता है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ गई। सिक्योरिटी प्राइस बढ़ा तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ गई। कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ गई। फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू बदली या बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया या घट गया, दोनों हो सकता है भाई। समोसा आलू सस्ती होगी, समोसा सस्ता भी होगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ प्राइसेस आर रेट्स एंड अ क्रेडिट रेटिंग आर क्रेडिट इंडेक्स आर सिमिलर अवेलेबल, समटाइम्स कॉल्ड द अंडरलेइंग। इन्हें अंडरलेइंग कहा जाता है। यानी ये सारी जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें आलू हैं, सारी की सारी चीजें। इवन क्रेडिट रेटिंग भी आपका आलू का ही काम करेगा, ओके। और इन सबको अंडरलेइंग कहा जाता है, ओके। तो बोलते हैं कि मतलब फाइनेंस जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू बदलता है। क्यों? क्योंकि बदलाव हो रहा है किसमें, इंटरेस्ट रेट में, सिक्योरिटी के प्राइस में, कमोडिटी के प्राइस में, फॉरेन एक्सचेंज रेट में, प्राइसेस के इंडेक्स में, या फिर क्रेडिट रेटिंग में, या क्रेडिट इंडेक्स में, या उससे सिमिलर जो वेरिएबल हैं, इन सब में अगर परिवर्तन होता है तो जिसकी वजह से डेरिवेटिव की वैल्यू में बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव मतलब हमारा यहाँ पर समोसा, ठीक है। बात समझ में अब आ रही होगी कि चलो ठीक है, that requires no initial net investment or little initial net investment relative to other type of contract that have a similar response to change in the market condition। मतलब बोलते हैं इसके लिए हमें नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट या वेरी लिटिल इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। डेरिवेटिव में अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत कम पैसों से ट्रेड किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें डेरिवेटिव में ही ऑप्शंस आते हैं, आगे चल करके हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे समझिए, ऑप्शंस का मतलब होता है खरीदने या बेचने का अधिकार, बाई या सेल करने का अधिकार, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अ, एक जनरल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो राम है और राम के पास में एक गाय है जिसकी कीमत 60,000 रुपये। राम के पास एक गाय है जिसकी कीमत 60,000 रुपये है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मोहन है। मोहन ये गाय खरीदना चाहता है, ठीक, मोहन ये गाय खरीदना चाहता है, लेकिन मोहन को लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में जो राम की गाय है इसका दाम बढ़ करके 1,00,000 हो जाए। ऐसा ऐसा मोहन को लगता है। किसको? मोहन को। यार अभी 60,000 की गाय है, हो सकता है भविष्य में 1 आध साल बाद इसकी जो है 1,00,000 की गाय हो जाए। तो मोहन क्या करता है, राम के पास जाता है और बोलता है यार कि राम, मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ, अभी नहीं खरीदूँगा, 6 महीने बाद खरीदूँगा, 1 साल बाद खरीदूँगा, लेकिन रेट जो है आज फिक्स कर लो। तो राम बोलता है कि ऐसा है, मेरी गाय, वो सोचता है कि यार मेरी गाय की कीमत जो है इस समय अगर बहुत मिलेगी तो 50,000 रुपए मिलेगी।
तो मैं इसको बोलता हूँ कि 60,000 या 70,000 रुपए में मैं दे दूंगा। तो राम ने बोला कि मैं 60,000 में तुमको अपनी गाय दे दूंगा। ठीक है, चलो। मोहन ने बोला ठीक है, 60,000 में दे दूं, 1 साल बाद मुझे दे दे। ठीक है, ऐसी बात हो गई। मोहन ने बोला 1 साल बाद मैं तुम्हारी गाय खरीदूंगा 60,000 रुपए में। राम बोलता है कि चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम 1 साल बाद मुकर गए तो क्या होगा? एक साल बाद मुकर गए तो क्या होगा? तो मोहन ने बोला ऐसा करो, मेरे से तुम 5,000 रुपए या मेरे से ऐसा करो 1,000 रुपए तुम मुझसे बयाना ले लो, एडवांस ले लो। एडवांस देते हैं ना, मैरिज लॉन बुक करते हैं तो 1,000 एडवांस देते हैं या देते हैं। 1,000 रुपए राम को मिल गए। तो राम को ये भरोसा हो गया कि भाई ऐसा है, बंदे ने 1,000 दिए हैं, अगर ये 1 साल बाद आया तो भाई मैं 60,000 की गाय दे दूंगा, नहीं आया तो 1,000 का फायदा अपना होना ही है, हमको कौन सा नुकसान है। ठीक है, तो इस तरीके से मोहन ने ये डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करी, लेकिन कितना पैसा लगा सर? 1,000 रुपए लगे बस, केवल 1,000 में ये काम हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब सही से डेरिवेटिव में अगर जाएं तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में ये होगा कि मान लो 1 साल बीता, 1 साल बीता तो क्या होगा कि 60,000 रुपए की गाय है और मोहन गया उस राम के पास और बोला कि अब गाय का दाम कितना है? तो पता चला मार्केट में 70,000 रुपए है। तो मोहन क्या करेगा? ये 60,000 की गाय लेकर के तुरंत ही 70,000 में बेच देगा। अब मोहन को कितना मिला? 10,000 रुपए का फायदा मिल गया, बस। यानी ना गाय राम बेचता है ना मोहन खरीदता है, सिर्फ वो जो डिफरेंस है वो आपस में शेयर कर लिया जाता है। समझे बात को क्या कह रहा हूं? यानी 60,000 रुपए में बुकिंग हुई थी, मार्केट में उसका रेट गोल्ड का मान लीजिए, गोल्ड मान लीजिए सोना है, 60,000 रुपए तोला बुकिंग हुई थी, मार्केट में अभी 70,000 रुपए तोला चल रहा है। तो राम क्या करेगा? इनको 10,000 रुपए दे देगा। क्यों दे देगा भाई? क्योंकि 60,000 रुपए तोले में देना था, अभी 70,000 रुपए तोला चल रहा है, तुरंत ही बेचेंगे तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, वही 10,000 रुपए इनको दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में बहुत कम पैसा लगता है, 1,000 रुपए में 1 तोला सोना आपने बुक कर लिया। वही बोल रहा है कि दैट रिक्वायर्स, थोड़ा-सा समझा है, बहुत अंदर गहराई में नहीं गया हूँ, पर काम चल जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। दैट रिक्वायर्स नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट और लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें या तो ना ही इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है या बहुत कम जरूरत होती है। जैसा कि मैंने कहा कि 60,000 की गाय की बुकिंग हमने सिर्फ 1,000 रुपए दे करके, हो सकता है 100 रुपए में भी मान जाता तो 100 रुपए में भी हम बुक कर लेते, क्योंकि राम को क्या नुकसान है? 1 साल बाद वो बेचना चाहे किसी और को बेच देगा, क्या दिक्कत है? और 100 रुपए पा ही रहा है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में दैट इज सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट, और जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये भविष्य की डेट में सेटल होते हैं। आज की डेट के लिए डेरिवेटिव ट्रांसफर नहीं करी जाती हैं। आज तो हम गए फ्रिज खरीद कर लेकर चले आए, बात खत्म हो गई। भविष्य की जो है डेट के लिए सेटलमेंट होने पर ही उसे डेरिवेटिव माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई कि डेरिवेटिव जो होते हैं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला खासियत क्या है? इनकी वैल्यू किसी और की वैल्यू की वजह से बदलती है, जिन्हें अंडरलेइंग कहते हैं। अंडरलेइंग में बदलाव होने से इनकी वैल्यू बदल जाती है, तो उन्हें डेरिवेटिव कहते हैं। पहली खासियत, डेरिवेटिव में पैसा कम लगता है या ना के बराबर पैसा लगता है, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या जीरो इन्वेस्टमेंट करने से भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन की जा सकती है। और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पर सेटल होती हैं, प्रेजेंट डेट पर सेटल नहीं होती, फ्यूचर के लिए ही इसमें डिटेल मतलब ट्रांजैक्शन करी जाती है। इन इंडिया डिफरेंट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर परमिटेड एंड रेगुलेटेड बाय वेरियस रेगुलेटर लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी। यानी हमारे देश में जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई और सेबी दोनों के कंधों पर, आरबीआई और सेबी दोनों के कंधों पर है। क्लियर हो गई? डेरिवेटिव्स आर टू डिस्टिंक्ट टाइप। अब इन्होंने बोला कि भाई डेरिवेटिव दो तरीके के होते हैं, पहला ओटीसी ओवर द काउंटर और दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड। ये भी समझते हैं अच्छे से, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। इन्होंने बोला कि डेरिवेटिव दो तरीके के होते हैं, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। ठीक है, ओवर द काउंटर के एग्जांपल में इन्होंने कहा कि ओवर द काउंटर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है, एफसी लिख रहा हूं सर, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आईआरएस इंटरेस्ट रेट स्वैप आता है। ठीक है, और एक्सचेंज ट्रेडेड में आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और ऑप्शंस आते हैं, जिनकी हमने अभी गाय वाले में एग्जांपल लिया था, ऑप्शन, और यहाँ पर फ्यूचर आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इन्होंने बोला कि भाई डेरिवेटिव दो तरीके की होती हैं, कौन सा? ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेड। पहले ये समझते हैं ओवर द काउंटर क्या होता है। ओवर द काउंटर का मतलब होता है सर, ये आपकी ब्रांच है, काउंटर लगा हुआ है, इधर मैनेजर साहब बैठे हुए हैं और इधर आकर के कुर्सी पर कस्टमर बैठा हुआ है, और यहाँ पर जब बातचीत होती है और जब जो है
मतलब खरीद बेच होती है, तो फ्रेंड्स इसे ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर। यानी आप ब्रांच में गए, काउंटर पर बैठे, मैनेजर से बात की और कोई चीज खरीदी, तो फ्रेंड्स उसे ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर बोलते हैं। जैसे आप ब्रांच जाएंगे तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप खरीद सकते हैं। ब्रांच में जाइए, बैठिए और बोलिए कि मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, मैनेजर आपको समझाएगा इतने रुपए दीजिए, दी काम खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ओटीसी। फिर आता है सर एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब है यहाँ ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, काउंटर पर बैठने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पर लॉग इन करिए, रिलायंस का शेयर खरीदना है खरीद लीजिए। वो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड, शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, हम खरीद रहे हैं, तो दैट्स एक्सचेंज ट्रेडेड। समझ गए? यानी कि हमें अगर फ्यूचर खरीदना है और अगर हमें ऑप्शन खरीदना है, तो हमें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, ओवर द काउंटर जाने की जरूरत नहीं है। मैं वेबसाइट पर लॉग इन करूंगा और एक्सचेंज से खरीद लूंगा, बात खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चले। बात समझ गए? एक्सचेंज ट्रेड मतलब जो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर जिसमें ब्रांच में जाना पड़ता है। अच्छा, मेरा मन करता है सर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज में खरीदना चाहता हूँ, नहीं कर सकते, होता ही नहीं, अलाउ ही नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर काउंटर पर बेचा गया तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वही कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सचेंज में बेचा गया तो फ्यूचर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका ओवर द काउंटर बेचा जाता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सचेंज में बेचा जाता है। दोनों सेम चीज हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। अगर काउंटर पे खरीद लिया तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अगर एक्सचेंज में जाकर के खरीद लिया तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बस मेरे ख्याल से तो अगर ओवर द काउंटर खरीदना चाहते हो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो, इंटरेस्ट रेट स्वैप खरीद सकते हो। अगर एक्सचेंज में खरीदना चाहते हो तो फ्यूचर खरीद सकते हो, ऑप्शन। ठीक है? तो बस इतनी सी बातें थी सर, जिन्हें हमें डिस्कस करना था। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरा मन लगा करके आपको सर समझाया है। मन लगाइएगा, दिमाग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको दोबारा इन सब चीज़ों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हमने देखा डेरिवेटिव होते हैं, जिनमें एक अंडरलेइंग होता है आलू और उसी से डिसाइड होता है समोसे का दाम, ठीक है? अब अंडरलेइंग में आपका इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और इसके बाद में ये फ्यूचर की डेट पर सेटल होते हैं। कौन? डेरिवेटिव। रेगुलेट करने की ज़िम्मेदारी सेबी और आरबीआई के कंधों पर है। और जो आपका डेरिवेटिव होते हैं, 2 तरीके होते हैं, ओवर द काउंटर, जिनको आपको ब्रांच में जाकर के काउंटर पर बैठकर खरीदना पड़ता है। काउंटर लिटरली बोलते हैं, इवन फ़ोन पर भी खरीदा जा सकता है। मोबाइल से फ़ोन करिए, ब्रांच में बोलिए कि मुझे जो है फॉरवर्ड करना है, वो भी कर सकते हैं। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओटीसी बताया है, ठीक है? इसमें एग्जांपल के तौर पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है और इंटरेस्ट रेट स्वैप आता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी, अभी तो बस केवल नाम ले रहे हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले डेरिवेटिव, जिसमें आपका एग्जांपल में फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं। ओके, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर बात अपनी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आएगा, पसंद आएगा। समय सर दीजिए, मैं पढ़ाऊँगा ऐसे कि आपको मज़ा ही आ जाए करके, ठीक है? कोशिश यही रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं पार्ट 2 में। अभी बहुत सारी मार्केट इसमें बची हुई हैं, हमने 5 पढ़ी हैं मेरे ख्याल से और 8 थी, तो वो आगे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।